अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। फिजियोलॉजिक फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक की तरफ से मैं हूं मोहम्मद मूसा आसिफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हाशिम और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। आज हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे पैरालिसिस यानी कि फ़ालिज के मर्ज़ पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद हाशिम की तरफ कि वो थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करें अपने आप के बारे में और फिर हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सर। डॉक्टर मूसा, बहुत शुक्रिया आपका आज हमें इनवाइट करने का। और आज का जो टॉपिक है फालिज या स्ट्रोक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिज़ियोथेरेपी में ये बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी को फालिज हो सकता है। और आम तौर पर ये तासुर पाया जाता है कि फ़ालिज का मरीज़ ठीक नहीं होता, लेकिन उस सिलसिले में आज जो हम बातें करेंगे उससे हमारी जो ऑडियंस है उनको पता लगेगा कि फ़ालिज की कितनी इकसाम है, फ़ालिज किस तरह होता है, फ़ालिज दिमाग में होता है या जिस्म में होता है, और इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपी में इसका क्या रोल है, किस हद तक मरीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज आप हमसे ज़रूर पूछें और इसके बारे में हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे। ठीक। इसके अलावा सर आप अगर कुछ बताएं पैरालिसिस के बारे में, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मूसा। मैंने ये बताना है कि पैरालिसिस या फालिज ये एक ख़ास एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। उसमें 50 प्लस से लेके आलमोस्ट जो 70-75 के पेशेंट्स होते हैं एज ग्रुप के, उनमें ये ज़्यादा होता है। तो इसको हम कम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाने से हम फालिज के अटैक को कम कर सकते हैं, लेकिन वो शुरू से लेके हमें एहतियातें बरतनी पड़ेंगी। सही जी। तो डॉक्टर हाशिम, अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, क्योंकि बहुत सी दफ़ा होता है कि मरीज़ को फ़ालिज का अटैक हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि फ़ालिज के अटैक के बाद का टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर जितनी जल्दी उसका डायग्नोसिस वगैरह बने और जितनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके, उतना ही उसका जो है आगे बेहतरी उसके अंदर आती है। तो इसमें अर्ली साइन एंड सिम्टम्स या आम जो हमारी ऑडियंस है, जो आम लोग हैं, उनके लिए किस तरह वो जज कर सकते हैं कि किसी को पैरालिसिस या फ़ालिज हो चुका है? अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि जितने भी लोग हैं इनको ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट का इशू है, तो ये वो अलामात होती हैं या ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर ये है तो खुदा न खास्ता फालिज हो सकता है। उसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये भी इसका एक कॉज़ है जिसकी वजह से ये फालिज हो सकता है। अलामात में आपको अगर महसूस हो कि आपका जिस्म गर्म हो रहा है, आपका सर भारी हो रहा है, उसके अलावा आपको बोलने में मसला हो रहा है, आपका जिस्म एक तरफ कंट्रोल छोड़ रहा है और आपका जिस्म काम करना छोड़ रहा है, या आप महसूस करें कि आप खड़े हो रहे हैं तो एकदम से आप जब चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गिर रहे हैं, और आपको एक साइड जो बॉडी की है या फेस है उसमें बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, महसूस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कुछ अलामात हैं। इसको किस तरीके से जज किया जा सकता है, उसके लिए एक फ़ास्ट स्कैन होता है जिसमें फेस, आर्म और इसके अलावा आपकी स्पीच और आपका टाइम, यानी कि हम फेस से जज करते हैं पेशेंट के कि कोई इसका फेस की जो साइड है उसके ऊपर कुछ चेंजेस तो नहीं आ रही। उसके अलावा पेशेंट से कहते हैं कि बाजू उठाए, और उसके अलावा उसको एक पूरा जुमला बोलने के लिए कहते हैं। लेट्स सपोज से कहते हैं कि आपका क्या नाम है, अगर बोले मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है, तो इससे अदरवाइज़ अगर खुदा न खास्ता उसको फालिज हो रहा होगा तो वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा टाइम, अगर खुदा न खास्ता फालिज हुआ है तो उससे हम ओरिएंटेशन का पूछते हैं कि इस वक्त क्या टाइम है, आप किस जगह पर हैं, तो उससे हमें ओरिएंटेशन का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो इंटरनेशनली ये चलता है फास्ट स्कैन कि आपने, लेकिन जिस वक्त जो होता है उस वक्त क्योस की सिचुएशन होती है, यानी कि अगर खुदा न खास्ता घर में एक बंदा बिल्कुल ठीक बैठा है और वो कहे कि मुझे जिस्म में इस तरह की अलामात आ रही हैं, तो अगर आप फास्ट स्कैन को याद रखते हैं तो अगर खुदा न खास्ता कभी भी इस तरह की कोई अलामत आ रही है तो आप अपने पेशेंट के अंदर ये चीज़ें ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फास्ट स्कैन हमें बताया है डॉक्टर हाशिम ने। अच्छा, इसकी सर डॉक्टर आसिफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी वजूहात हैं, डॉक्टर हाशिम ने जैसे हमें बेसिक कुछ बातें बताई, मोटापा, ब्लड प्रेशर वगैरह, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें या कोई ऐसी बीमारियाँ जिनकी वजह से ये पैरालिसिस या फ़ालिज हो सकता है, और क्या ये बग़ैर किसी वजह के भी ऐसा है कि ये हो जाए? देखें, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हार्ट
और हमारे सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, उनकी वजह से हमें फालिज हो जाता है। हार्ट में अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, या उसको हम एक ख़ास टर्म बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसमें फालिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हार्ट की जो बीट है, इसमें इर्रेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि दिल जो धड़कता है ऐसे लगता है कभी तेज़ हो जाता है, कभी यकदम जो है वो स्लो हो जाता है, कभी आपको बैठे बैठे जो है वो हार्ट की वजह से थोड़ा चक्कर आने लग जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और साथ में आपकी जो ब्लड प्रेशर है, ये बहुत मैटर करता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फालिज हो जाए। तो इसमें आगे जो है पेशेंट की एज ये मैटर करती है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह फास्ट स्कैन का बताया, तो उसमें अर्ली हमें जो है वो पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि हम उसका जो डैमेज है उसको कम से कम कर सकें। ठीक। अच्छा, अभी तो हमने बेसिक्स के बारे में कुछ बात की जो कि हमारे आम नाज़रीन के लिए। क्या इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं कुछ जो कि डिफरेंट पेशेंट्स में होती हैं, या ये एक ही तरह का फॉलेज होता है जो कि सब पेशेंट्स के लिए एक जनरल चीज़ होती है? तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है वो आम ऑडियंस के लिए है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टेक्निकल वर्ड यूज़ कर सकूँ। इसमें दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हेमरेजिक और एक होता है इस्केमिक। हेमरेजिक का मतलब ये है कि हमारे दिमाग, बेसिकली फालिज के अंदर दिमाग के अंदर खून का बहाव या तो वक्ती तौर पर रुकता है, या फिर दिमाग के अंदर खून का बहाव ज़्यादा होने की वजह से जो शरियानें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो रप्चर हो जाती है, जिसको हम हेमरेज बोलते हैं। लेकिन तो ब्रेन हेमरेज पेशेंट को हो गया है, ये आप अक्सर वर्ड सुनते हैं, तो ये फालिज ही होता है। ब्रेन हेमरेज होना ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके अलावा अगर हम इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करें, जिसमें वक्ती तौर पर खून का बहाव रुकता है, वो भी ख़तरनाक है, लेकिन उसकी रिकवरी बहुत बेहतर होती है। उसके अलावा एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं TIA, ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें वक्ती तौर पर कुछ सेकंड्स के लिए या बहुत कम ड्यूरेशन के लिए जो खून का बहाव है वो दिमाग तक जाना कम होता है, लेकिन उससे जो जिस्मानी अलामात आती हैं, अलामात तो वैसे ही होती हैं, लेकिन उसमें पेशेंट 1 दिन से 7 दिन के अंदर कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है। तो ये कुछ इसकी टाइप्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन आम तौर पर समझाने के लिए हम मरीज़ को ये बताते हैं कि अगर आपके दिमाग में खून की शरियानें फटी हैं, उसकी वजह से फालिज होता है, या फिर वक्ती तौर पर दिमाग के अंदर अगर खून का बहाव रुक गया है, उसकी वजह से भी फालिज होता है। सही। अच्छा, इसके अलावा सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सी दफ़ा होता है कि पेशेंट को जब पहली दफ़ा फालिज का अटैक होता है या पैरालिसिस का अटैक होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें बहुत सी डिफरेंट चीज़ें गाइड की जाती हैं। तो सर इसमें चूँकि हम फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक है हमारा, तो सर उनकी गाइडेंस में हमारे पास हमारा एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या रोल बनता है कि हम इसकी तरफ आएँ? फिज़ियोथेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट, एमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है बेसिकली। जब उन्होंने खून को पतला करने के लिए मेडिसिन देनी होती हैं डॉक्टर हजरात ने, तो उसके बाद फिज़ियोथेरेपिस्ट का रोल आ जाता है, जो कि फिज़ियोथेरेपिस्ट ने मूवमेंट्स को बेहतर करना है, यानी कि जिस्म के अंदर हरकत को बहाल करना है। होता ये है कि पहले जिस्म जो है वो बिल्कुल कोई मूव नहीं कर रहा है, बाजू ऊपर फेंक दें तो ऊपर पड़ा रहेगा, नीचे फेंक दें, साइड पे फेंक दें तो वो जहाँ पे आपके जिस्म का हिस्सा कोई आपने रखा है वहाँ पड़ा रहता है, क्योंकि जिस्म के ऊपर दिमाग का कंट्रोल नहीं है। तो आस्ता आस्ता इसको बोलते हैं फ्लैसिड। तो आस्ता आस्ता विद इन फ्यू डेज़ उसमें कुछ मूवमेंट इनिशिएट होना शुरू हो जाती है। वो फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए हम हरकत, उसमें पैसिव रेंज ऑफ मोशंस बेसिकली बोलते हैं, वो करवाते रहते हैं। और कुछ और फिज़ियोथेरेपी की टेक्निक्स होती हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं पेशेंट को बेहतर करने के लिए, ताकि उसको हम चलाने और उसके एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ। उसको हम खड़ा करते हैं ताकि उसके जॉइंट्स के ऊपर वेट आए और उसका जो है बेहतर हो, मसल्स की कंडीशन भी बेहतर हो। ताकि होता ये है कि जब पेशेंट लेटा रहता है, अगर उसको हिलाएंगे नहीं तो वो वहाँ पे ही जॉइंट जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं और मूवमेंट
जो है बहुत कम आती है। ठीक। ठीक है, तो जब आप उसको मूवमेंट में रखते हैं तो उसमें जो मूवमेंट है, जो हरकत शुरू होनी होती है, वो जल्दी शुरू हो जाती है। सही। ठीक है, और इसके कुछ स्टेजेस हैं जो कि पहले बिल्कुल फ्लैसिड इसको बोलते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं है, आस्ता से उसके अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है पेशेंट की बॉडी के अंदर, और स्टिफनेस आस्ता आस्ता बढ़ती जाती है। सही। और अगर इस दौरान फिजियोथेरेपी ना करवाई जाए तो उसमें मूवमेंट इनिशिएट होने के चांसेस ही बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। सही। तो फर्स्ट जो 4 to 5 मंथ्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फालिज के मरीज़ के लिए, उसकी मूवमेंट को बेहतर करने के लिए और उसको फंक्शनल करने के लिए। सही। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम का मकसद जो है वो ये है कि हम ऑडियंस के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, यानी आगाही पैदा करें ऑडियंस में। और सबसे बड़ी आगाही जो कि ऑडियंस को अभी ज़रूरत है जिसकी हमारी, वो ये है कि इस पैरालिसिस की मैनेजमेंट फिज़ियोथेरेपी में कैसे की जा सकती है। तो डॉक्टर हाशिम, मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनको फॉलिज हो चुका हुआ है, लेकिन अनअवेयरनेस की वजह से, आगाही ना होने की वजह से वो 6 माह 7 माह बल्कि सालों जो हैं वो बेड पे हैं, जो हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से। तो उसमें हमारा क्या रोल होगा? ऐसे पेशेंट जिनको अब अवेयरनेस आ रही है फिज़ियोथेरेपी की, तो हम उसमें किस तरह टारगेट कर सकते हैं उनको? ठीक है, ये आपने जो क्वेश्चन किया, ये टाइम रिलेटेड बिल्कुल जो बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं फालिज के बाद, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अर्लीस्ट अगर इसको हम ट्रीट कर लें, पहले महीने में मैक्सिमम रिकवरी होती है, पहले 3 महीने में रिकवरी हो रही होती है, लेकिन जिस तरह टाइम बढ़ता जाए उस तरह रिकवरी स्लो हो जाती है। लेकिन हमें पेशेंट को ये समझाना पड़ता है कि जो हमारी बेहतरी है वो पूरी ज़िंदगी आती रहेगी। अब उसमें हमारा टारगेट ये होता है कि मरीज़ इस वक्त क्या कर रहा है और हम उसको इस वक्त जो उसकी कंडीशन है, उसकी फिजिकल कंडीशन है, उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ऐसा मरीज़ है फालिज की वजह से उसने कोई फिजियोथेरेपी नहीं करवाई, उसको नहीं पता था, उसने कहा चलें जी बस बेड पे रहूँगा, तो अगर हमारे पास 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने बाद आए तो उस वक्त हम उसकी असेसमेंट करेंगे और हम ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या उसके मसल्स इस काबिल हैं कि वो बैठ के खड़ा होकर चल सके। अगर नहीं है तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि उसको खड़ा करके इंडिपेंडेंट वॉक की तरफ लेकर आएँ, कि वो अपने सहारे के ज़रिए या बग़ैर सहारे के वॉक कर सके। इसी तरह अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि हमारे पास 6 महीने या साल बाद आता है, उसको 6 महीने या साल पहले फालिज हुआ था और वो अगर कहता है कि डॉक्टर साहब मैं चल फिर लेता हूँ लेकिन मुझे बाजू में मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो उसके बाजू में प्रॉब्लम आ रही है उसकी क्या वजह है और हम फिज़ियोथेरेपी के साथ किस हद तक उसको बेहतर कर सकते हैं। तो नाउम्मीद आप बिल्कुल मत हों, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। वो एक दफ़ा असेसमेंट करते हैं और उसके बाद आपको करंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली बता देंगे कि आपको किस हद तक फैसिलिटेट किया जा सकता है। लेकिन आप अपने जिस्म को समझें ज़रूर कि आपके जिस्म में कितना पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली आप ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और उस बेहतर से बेहतर जिस्म को कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर आसिफ, मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको फॉलिज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस में हम देखते हैं कि एक बीमारी होने की वजह से आगे भी बहुत सी बीमारियां जो हैं उसकी वजह से पैदा होती हैं। तो एक पैरालिसिस की वजह से जिस बंदे को, पेशेंट को पैरालिसिस हो गया हो, आपकी साइंस या आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं या उस बंदे के लिए ज़्यादा ख़तरा हो जाता है पैरालिसिस के बाद बाकी बीमारियों का डेवलप होना भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालिज के बाद बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फालिज की वजह से। अब उन कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज़्यादा जो कॉमन हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है चेस्ट का, क्योंकि डीप ब्रीथ नहीं कर रहा पेशेंट को पता ही नहीं या पेशेंट को बताया नहीं गया कि आपने गहरे गहरे सांस लेने हैं, आपने खांसी करनी है ताकि स्पूटम जो है या बलगम जो है चेस्ट के अंदर ना जमा हो। दूसरा, हमारे जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या पेशाब का इन्फेक्शन वो हो जाता है। सही। उसकी वजह से पेशेंट काफ़ी सफ़र करता है। एज ग्रुप एक तो मिडल जो है वो ओल्ड एज वाला आता है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोस्टेट भी कईयों को होता है। तो अगर किसी को प्रोस्टेट है तो उसकी वजह से फिर
वो स्टिक्चर्स आते हैं और यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से रिकवरी स्लो हो जाती है। सही। ठीक है। इसके अलावा स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर पेशेंट मोबाइल नहीं है तो बेड रिडन है तो उसकी वजह से डायपर लगा देते हैं या तो ये बहुत कॉमन है इसके इन्फेक्शन के हवाले से। दूसरा ये है कि अगर मूवमेंट नहीं होगी तो बॉडी अकड़ाव की तरफ जाएगी और पेशेंट जो है साइकोलॉजिकली डाउन हो जाता है। तो इस सूरत हाल में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी पेशेंट सफ़र कर रहा है उसकी फैमिली जो है उसके साथ कोऑपरेट करे। पेशेंट चलता फिरता यकदम बेड पे आ जाता है तो उसकी जो एहसासात हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, वो बहुत हर्ट हो रही होती हैं जब वो दूसरों को चलते फिरते देख रहा होता है और ख़ुद कोशिश के बावजूद भी नहीं चल पाता। तो इस सूरत हाल में जो पेशेंट की फैमिली है उनको चाहिए कि वो अपने मेंबर के साथ, फैमिली मेंबर के साथ अच्छा कोऑपरेट करें और उसको टाइम दें। जी सही। डॉक्टर हाशिम, जैसे कि आप CEO और फाउंडर हैं फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक के, तो हमें प्लीज़ बताएं कि फिजियोलॉजिक कम्युनिटी में इस तरह के लोगों के लिए, इस तरह के पेशेंट्स के लिए अपना रोल किस तरह अदा कर रहा है और कैसे कम्युनिटी को ये जो केटर कर रहा है। फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बैठे हैं और हमारी पूरी होम फिजियोथेरेपी की टीम है और उसमें मेल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, फ़ीमेल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, हमारे पास इन क्लिनिक फैसिलिटी भी है। तो फालिज के मरीज़ अमूमन हमें या तो हॉस्पिटल में कॉल करते हैं या फिर हॉस्पिटल में जब अर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद जब पेशेंट घर चला जाता है तो होम केयर फिजियोथेरेपी सर्विसेज के लिए हमसे कांटेक्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक फालिज के मरीज़ को इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली देखें। इंटरनेशनल गाइडलाइंस का मतलब ये है कि दुनिया में जिस तरह फालिज के मरीज़ को देखा जाता है, जिन बेसिक्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें अर्ली मेडिकल कंडीशंस को देखना है, उसके बाद अर्ली इमरजेंसी या मेडिकल मैनेजमेंट है, उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है, उसके बाद फिर पेशेंट को कम्युनिटी में इस्टेब्लिश करना। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के साथ उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर की जाए कि जिस तरह इंटरनेशनली की जाती हैं। तो अगर आप हमें सुन रहे हैं और अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है जिसको फालिज का मसला है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हमारी मेल फिजियोथेरेपिस्ट की टीम भी है, फ़ीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की टीम भी है, आप हमसे आकर कंसल्ट कर सकते हैं। और दुनिया भर में अगर किसी को फालिज है तो आप अगर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं तो हम आपको एक हद तक फ़ोन के ऊपर ऑनलाइन वीडियो के कॉल के थ्रू भी गाइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कम्युनिटी के लिए कि आप एज ए टीम, जो एक पूरा फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक काम कर रहा है, तो हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हाशिम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिफ। इसी नोट के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज हमने डिस्कशन की फॉलेज या पैरालिसिस के ऊपर और हमने देखा कि किस तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैरालिसिस की तरफ लेके जा सकती हैं और पैरालिसिस की वजह से आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक अपनी कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इस तरह के पेशेंट्स के लिए। अगर आप या आपका कोई अजीज़ व अकारिब इस तरह की किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप लोग बिला झिझक हमारे से रब्ता करके हमारे से कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आपकी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।